हिंदी साहित्य में ना कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती। मुंशी प्रेमचंद का गोदान बिल्कुल वैसी ही है। आ, इसे अक्सर भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य कहते हैं, पर ऐसा क्यों है? आज हम इसी सवाल को थोड़ा कुरे देंगे। हाँ, देखिए, महाकाव्य शब्द यहाँ सिर्फ साइज की बात नहीं है। असल में ये इसलिए महाकाव्य है क्योंकि कहानी तो एक इंसान होरी की है, पर ये उस पूरे दौर के आप समझिए करोड़ों किसानों की जिंदगी बन जाती है। उनके संघर्ष, है ना, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ और वो कभी ना खत्म होने वाले दुख, सबका आईना है ये। प्रेमचंद ने जैसे उस युग की आत्मा को ही पकड़ लिया हो। तो आज हमारे पास गोदान का एक संक्षिप्त सार है जो हमें इस क्लासिक रचना की नब्ज पकड़ने में मदद करेगा। हमारा इरादा यही है कि हम होरी के सपनों को समझें, वो कैसे टूटे, उस समय का समाज कैसा था, उसकी कड़वी सच्चाई क्या थी और प्रेमचंद असल में कहना क्या चाहते थे। तो चलिए खोल कर देखते हैं इसे। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि प्रेमचंद का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था। वो समाज की नसों में जो दर्द दौड़ रहा था ना, उस अन्याय को दिखाना चाहते थे। वो अन्याय जो दिखता नहीं था पर सबकी जिंदगी कंट्रोल कर रहा था। एक तरह का सामाजिक एक्सरे कह सकते हैं इसे। हाँ, और कहानी का केंद्र है होरी महतो, एक बहुत ही साधारण गरीब किसान। कंधों पर परिवार का बोझ है और इस मुश्किल जिंदगी में उसकी एक बहुत मासूम सी पर बहुत बड़ी इच्छा है, एक गाय पालने की। हम्म। और हम सब जानते हैं कि भारतीय समाज में गाय का मतलब क्या है। वो सिर्फ दूध देने वाला जानवर नहीं है, वो घर की इज्जत है, संपन्नता का प्रतीक है और कहीं ना कहीं पुण्य कमाने का जरिया भी। होरी के लिए तो शायद वो गाय उसकी सारी उम्मीदों का, आकांक्षाओं का प्रतीक थी। बिल्कुल सही कहा। और यही जो एक आम सी लगने वाली इच्छा है, वही पूरी कहानी का इंजन बन जाती है। आज हमें शायद ये छोटी बात लगे, लेकिन सोचिए उस समय के किसान के लिए, जिसके पास जमीन नहीं या कम है, उसके लिए एक गाय पालना मतलब अपनी सामाजिक हैसियत में एक बड़ी छलांग लगाने जैसा था। उसके स्वाभिमान से जुड़ा था ये। और यहीं से होरी का असल संघर्ष शुरू होता है ना, जो सिर्फ गरीबी का नहीं है। वो इस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करता है, साहूकार भोला से उधार पर गाय ले आता है। एक पल को लगता है चलो भाई, अंधेरे में रोशनी आ गई, सपना सच हो गया। हाँ, एक उम्मीद जगती है। लेकिन वो खुशी वो बस थोड़ी देर की मेहमान होती है। जल्द ही वो अमावस में बदल जाती है। वही गाय उसके गले का फंदा बनने लगती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है, देखिए, होरी का संघर्ष ना किसी एक दुश्मन के खिलाफ नहीं है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि ये एक पूरा मकड़जाल है। मतलब कई लेवल पे शोषण हो रहा है। अच्छा, कैसे? एक तो वो कर्ज है जो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। उसका ब्याज मूलधन से ज्यादा हो जाता है। फिर जमींदार हैं राय साहब और उनके कारिंदे, वो लगान वसूल रहे हैं, बेगार करवा रहे हैं। फिर है महाजन और पंडे पुरोहित, वो धर्म और रिवाज के नाम पर लूट रहे हैं। और इन सबके ऊपर वो जाति व्यवस्था और बिरादरी के कठोर नियम। जरा सी चूक हुई नहीं कि हुक्का पानी बंद। बाप रे। तो ये सब मिलकर होरी जैसे सीधे साधे इंसान की आत्मा को धीरे धीरे निचोड़ देते हैं। ओ, मतलब वो एक ऐसी दलदल में फंसता जाता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। हर कदम उसे और नीचे धसाता है। गाय लाने का फैसला जो खुशी के लिए था, वही अंतहीन दुखों का कारण बन जाता है। ये तो बड़ी बिल्कुल, विडंबना है। यही तो प्रेमचंद की खूबी है। वो दिखाते हैं कि ये सिस्टम कैसे इंसान की इच्छाओं को, यहां तक कि उसकी नैतिकता को भी कुचल देता है। होरी ईमानदार रहना चाहता है, धर्म निभाना चाहता है, पर जिंदा रहने की जो जद्दोजहद है ना, वो उसे कई बार ऐसे समझौते करने पर मजबूर कर देती है जो शायद उसे खुद भी ठीक ना लगे। सही बात है। उसका संघर्ष सिर्फ पेट भरने का नहीं रह जाता, वो अपनी इंसानियत बचाने का भी संघर्ष बन जाता है। और ये सिर्फ होरी की कहानी नहीं है, उस दौर के लाखों किसानों की यही अनकही व्यथा थी। लेकिन जहां होरी हमें ज्यादातर परिस्थितियों के आगे मतलब थोड़ा झुकता हुआ सा दिखता है, वहीं उसकी पत्नी धनिया, वो तो एक चट्टान की तरह खड़ी नजर आती है। वो होरी से बिल्कुल अलग है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर होरी में एक भोलापन है, थोड़ा आदर्शवाद है, तो धनिया में जबरदस्त जीवटता है, हिम्मत है और कड़वा यथार्थवाद कूट कूट कर भरा है। वो अन्याय के सामने चुप नहीं रहती, चाहे घर में हो या बाहर। धनिया धनिया इस उपन्यास का एक बहुत ही शक्तिशाली और यादगार चरित्र है। आप सोचिए, उस दबे कुचले ग्रामीण समाज में जहां औरत की आवाज का कोई मोल नहीं था,
वो प्रतिरोध का स्वर बनती है। वो जमींदार को खरी खोटी सुनाने से नहीं डरती, वो होरी के दब्बूपन पर झुंझलाती है, वो समाज के पाखंड पर सवाल उठाती है। जब होरी आदर्शों और परंपराओं में उलझा रहता है ना, धनिया हमेशा परिवार के पेट की सोचती है, उसकी इज्जत की चिंता करती है। उसकी जो व्यवहारिकता है वो होरी के सपनों पर एक तीखी टिप्पणी जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो लगातार होरी को और हमें भी कठोर सच्चाइयों का आईना दिखा रही हो। क्या धनिया का ये जुझारूपन उस दौर की आम ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है? हाँ, कह सकते हैं एक हद तक। प्रेमचंद धनिया के जरिए उन अनगिनत ग्रामीण औरतों की सहन शक्ति, उनकी अंदरूनी ताकत और उनके प्रतिरोध को आवाज दे रहे हैं। वो औरतें जो पितृसत्ता के दोहरे बोझ, घर के भी और समाज के भी, को उठाती थीं। वो सिर्फ पत्नी या माँ नहीं है, वो परिवार की नैतिक रीढ़ भी हैं। अच्छा। और हाँ, उपन्यास में दूसरी महिला पात्र भी हैं, जैसे जुनिया, याद है, जिसे गोबर बिना ब्याहे घर ले आता है। हाँ हाँ। जुनिया की कहानी उस समाज के नैतिक दोगलेपन को दिखाती है। महिलाओं के प्रति कितनी क्रूरता थी उसे उजागर करती है। और धनिया जब उसे घर में पनाह देती है तो वो एक तरह से सामाजिक विद्रोह का साहस दिखाती है। और होरी का बेटे गोबर, वो भी तो गांव की परंपराओं से भागकर शहर चला जाता है। क्या ये पीढ़ियों के टकराव को भी दिखाता है? निश्चित रूप से। गोबर नई पीढ़ी है, वो पीढ़ी जो गांव के बंधनों से, पिछड़ेपन से, शोषण से ऊब चुकी है। वो शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। लेकिन प्रेमचंद यहां भी कोई आसान सा जवाब नहीं देते। मतलब शहर जाकर गोबर को एक अलग ही तरह का शोषण देखने को मिलता है, एक अलग तरह का नैतिक पतन। तो प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि शायद भाग जाना कोई हल नहीं है, या कम से कम आसान हल तो बिल्कुल नहीं है। ये बात मुझे उपन्यास के एक और अहम पहलू पर लाती है, गांव और शहर का चित्रण। प्रेमचंद सिर्फ गांव का यथार्थ नहीं दिखाते, वो शहर की दुनिया में भी झांकते हैं। तो शहर की तस्वीर कैसी उभरती है उपन्यास में? शहर का चित्रण गांव से एकदम अलग है, पर शायद उतना ही चिंताजनक। गांव में अगर गरीबी है, अशिक्षा है, सामंती शोषण का नंगा नाच है, तो शहर में प्रेमचंद हमें दिखाते हैं आधुनिकता के नाम पर पनपता पाखंड, नैतिक खोखलापन, दिखावा और पूंजीवादी शोषण की झलक। अच्छा। जैसे वहां मिर्जा खुर्शीद जैसे पत्रकार हैं, मिस्टर खन्ना जैसे उद्योगपति हैं, मिस मालती जैसी आधुनिकता का दम भरने वाली महिलाएं हैं। इनके जरिए प्रेमचंद दिखाते हैं कि शहर में शायद अमीरी गरीबी की खाई और भी चौड़ी है और इंसानी रिश्ते ज्यादा स्वार्थ पे टिके हैं। तो क्या प्रेमचंद ये कह रहे हैं कि शोषण तो हर जगह है, बस उसका रूप बदल जाता है? मतलब गांव की सीधी सादी लूट के मुकाबले शहर की चालाकियां क्या ज्यादा खतरनाक हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो देखिए, प्रेमचंद किसी एक को बेहतर या बदतर नहीं कह रहे। वो असल में ये दिखा रहे हैं कि अन्याय और मानवीय मूल्यों का गिरना एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, जो अलग अलग माहौल में अलग अलग शक्लें ले लेती हैं। अच्छा। हाँ, गांव का शोषण ज्यादा सीधा है, ज्यादा क्रूर लग सकता है, लेकिन शहर का शोषण ज्यादा बारीक है, ज्यादा सिस्टमैटिक है और शायद आत्मा को ज्यादा खोखला करने वाला है। प्रेमचंद का शहरी पात्रों को लाना वो उपन्यास को एक पैन इंडिया नजरिया देता है। ये दिखाता है कि समस्या किसी एक तबके या इलाके की नहीं, बल्कि पूरे समाज के ताने बाने में है। ये तो वाकई कहानी को एक बहुत बड़ा कैनवस देता है। गांव की मिट्टी की सोंधी महक के साथ शहर की दिखावटी चमक की फीकी सच्चाई भी। लेकिन घूम फिर कर कहानी फिर होरी पर लौटती है, और उसका अंत, उफ, वो शायद उपन्यास का सबसे मार्मिक, सबसे झकझोरने वाला हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। होरी जीवन भर खटता है, अपमान सहता है, समझौते करता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि परिवार जिंदा रहे, और शायद कभी वो गाय का सपना पूरा हो जाए। लेकिन अंत में जब वो मर रहा होता है, तब भी समाज उससे अपनी आखिरी रस्म पूरी करने की उम्मीद करता है, गोदान। यानी मरते वक्त ब्राह्मण को गाय दान करना, ताकि आत्मा को शांति मिले। हाँ वही। और विडंबना देखिए, जिस गाय के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, मरते वक्त उसके पास वही गाय दान करने के लिए नहीं है। उसकी पत्नी धनिया से जो पुरोहित दान मांगता है, तो वो कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और वो अपने पल्लू में बंधे कुछ आने पुरोहित के हाथ पर रख देती है। ये कितना दर्दनाक है। ये दृश्य पाठक को अंदर तक हिला देता है। एक तरफ समाज की वो निष्ठुरता है जो मरते हुए इंसान से भी रस्म पूरी करवाना चाहता है, और दूसरी तरफ धनिया का वो जवाब, वो उस पूरी व्यवस्था पर एक तमाचा है। लेकिन यही प्रेमचंद गोदान के अर्थ को पलट देते हैं।
पलट देते हैं। हाँ, धनिया के उस कथन में एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। क्या अर्थ? क्या वो ये कह रही है कि असली दान ये रस्म नहीं है? बिल्कुल। प्रेमचंद यहाँ सीधे सीधे पारंपरिक धार्मिक कर्मकांड पर सवाल उठा रहे हैं। धनिया के जरिए वो कहलवाते हैं कि होरी का असली गोदान तो उसका पूरा जीवन ही था। वो सारा खून पसीना जो उसने अपने परिवार के लिए बहाया, वो सारी कुर्बानियां जो उसने अपने फर्ज निभाने के लिए दी। अच्छा। हाँ, एक गाय दान करने की रस्म से कहीं ज्यादा बड़ा दान उसने अपनी पूरी जिंदगी देकर किया है। यही त्याग, यही कर्तव्य निष्ठा ही असली धर्म है, असली गोदान है। ये आदर्श और यथार्थ का सबसे बड़ा टकराव है और उसका समाधान भी एक साथ है। वाह, ये तो गोदान शब्द को एक बिल्कुल नया, एक तरह से कहें तो क्रांतिकारी मतलब दे देता है। मतलब होरी भले ही दुनिया की नज़र में असफल रहा, गाय दान नहीं कर पाया, लेकिन मानवीय मूल्यों के लिहाज से उसने सबसे बड़ा दान कर दिया। ये सिर्फ किसानों की दुर्दशा का दस्तावेज नहीं है, ये मानवीय गरिमा की, कर्तव्य परायणता की और मुश्किल हालात में जीवन का अर्थ तलाशने की एक अमर गाथा है। प्रेमचंद यथार्थ की कठोर जमीन पर खड़े होकर भी मानवीय आत्मा की ऊंचाई को छूते हैं। इसीलिए ये उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हिंदी साहित्य का शायद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसकी गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है कहीं ना कहीं। तो इस पूरी बातचीत का अगर हम निचोड़ निकालें तो क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे होरी का एक छोटा सा सपना एक अंतहीन संघर्ष में बदल गया, शोषण के एक दुष्चक्र में। हमने जमींदारी, साहूकारी और सामाजिक कुरीतियों के उस भयानक जाल को समझा जिसमें किसान फंसा हुआ था। हमने धनिया के जीवट चरित्र में नारी शक्ति और यथार्थ की आवाज सुनी। हमने गांव और शहर के जीवन की विरोधाभासों को देखा और ये भी कि दोनों जगह अलग अलग तरह का अन्याय मौजूद है। और सबसे जरूरी, हमने गोदान के पारंपरिक अर्थ से आगे जाकर उसके गहरे मानवीय संदेश को समझने की कोशिश की कि निस्वार्थ कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ा दान है। संक्षेप में कहें तो गोदान भारतीय समाज, खासकर ग्रामीण जीवन की जो जटिलताएं हैं, उसके जो अंतर्विरोध हैं और उसमें जो मानवीय त्रासदी और संघर्ष छिपा है, उसका एक बेजोड़ चित्रण है। प्रेमचंद ने जिस बारीकी और सहानुभूति से अपने किरदारों को गढ़ा है और जिस हिम्मत से सामाजिक सच्चाइयों को सामने रखा है, वो उन्हें कालजयी बनाता है। ये उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रगति और आधुनिकता के बावजूद क्या वो बुनियादी मानवीय समस्याएं वाकई बदल गई हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए अपने श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। गोदान में होरी और उसके जैसे किसान जिन समस्याओं से जूझते हैं, जैसे कर्ज का जाल, व्यवस्था का दबाव, सपनों और जिम्मेदारियों के बीच का तनाव, क्या वो समस्याएं आज पूरी तरह खत्म हो गई हैं या उन्होंने बस अपना रूप बदल लिया है और आज भी हमारे समाज में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर सोचना हमें गोदान की जो शाश्वत प्रासंगिकता है उसे समझने में वाकई मदद करेगा। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।